तक हमने सुपरपोजिशन मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या देख रहे हैं, इंटरमीडिएट एनालिसिस का सबसे फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कैस्टिग्लियानो थ्योरम। ठीक है, अब कैस्टिग्लियानो थ्योरम जो है वो आपकी दो तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम एंड द सेकंड वन इज कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। तो जो इसकी फर्स्ट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सेकंड थ्योरम का भी स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। दोनों का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ टर्म्स जो है वो इंटरचेंज होती है। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल वाइज अच्छे से समझा दूंगी कि ये दोनों थ्योरम्स होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम कुछ इस तरह से है कि इफ इन द गिवन बीम, फ्रेम, ट्रस or structure, if the material is homogeneous, isotropic, linearly elastic, temperature is constant and supports are unyielding। तो आपने ये अभी तक क्या बताया, सिर्फ उसके assumptions बोले। ठीक है, कोई भी बीम हो, फ्रेम हो, स्ट्रक्चर हो या ट्रस हो और उसके assumptions क्या हो, मटेरियल होमोजेनस हो, आइसोट्रोपिक हो, लीनियरली इलास्टिक हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सपोर्ट जो हो वो सेटलमेंट ना हो सपोर्ट्स में। तो ये जो चार पांच आपका ये assumptions है, ये पूरे स्ट्रक्चर में काम आते हैं। ठीक है, होमोजेनस, आइसोट्रोपिक, लीनियरली इलास्टिक, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड सपोर्ट्स अनयील्डिंग। अगर ये कंडीशंस है तो आपकी कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहती है? कैस्टिग्लियानो थ्योरम आपकी कहती है कि द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to the displacement component. Displacement component means delta or theta is equal to force component। फोर्स कंपोनेंट कौन से? आपका फोर्स हो गया, जैसे कि लोड लेके चलते हैं, पी लोड वर्टिकल लोड है ना, एंड मूवमेंट एम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। स्टेटमेंट लिख लिया है, इसके बारे में ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी मैं सेकेंड थ्योरम का भी स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, वो भी आप लिख लेना। सेम है, थोड़े से चेंजेस हैं। तो कैस्टिग्लियानो सेकेंड थ्योरम क्या कहती है? सेकेंड थ्योरम कहती है कि सब सही है, बस इसका इंटरचेंज है, दोनों आपस में एक दूसरे का इंटरचेंज ही है। तो ये बोला है फोर्स कंपोनेंट, और यहाँ पे बोलेगा ये इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तो ये क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट डेल्टा और थीटा। तो बोल रहा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दी फोर्स कंपोनेंट। कौन कौन से? पी और एम, मतलब फोर्स और मोमेंट, इज इक्वल टू कौन से कंपोनेंट? डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन से? डेल्टा और थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट in the direction of force component। तो स्टेटमेंट क्या हुआ ये? The first partial derivative of total strain energy with respect to force component P or M is equal to the displacement component delta or theta in the direction of force component। चलो समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट मैं रिमूव कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट थ्योरम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, कैंटिलीवर बीम,
उसमें हमारी कोई लोडिंग है, पी लोडिंग। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये लोड की वजह से इसमें स्ट्रक्चर में कुछ डिफ्लेक्शन आया होगा, ठीक है? ये है डिफ्लेक्शन, कितना? डेल्टा मान लिया मैंने। सिमिलरली अगर कैंटिलीवर आपके पास बीम हो और इस पे मूवमेंट लग रहा हो, ठीक है? तो इस मूवमेंट की वजह से भी डिफ्लेक्शन आएगा, मूवमेंट की वजह से, और रोटेशन भी आएगा, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ इतना रोटेट हुआ, तो ये हमने माना मूवमेंट की वजह से रोटेशन और फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये क्या बोलता है कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, कि द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है? अभी ये बोल रहा है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल यू, ठीक है, ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू आपके क्या, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट क्या है, डेल्टा। तो मैंने क्या किया, डेल डेल्टा, क्या बोला है ये, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, इज इक्वल टू द फोर्स कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। मतलब किसके बराबर होगा, फोर्स कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में हो, ठीक है? मतलब डेल्टा, डेल्टा का डायरेक्शन कुछ इस तरह से वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है आपका पी, तो आप इक्वल कर दोगे पी के। सिमिलरली अब यहाँ पे आपका स्ट्रेन एनर्जी डेल यू ओवर, अगर मैं थीटा का ले रही हूँ, ठीक है, डेल यू ओवर डेल थीटा ले रही हूँ, तो ये आपका इसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है आपका थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एम। तो ये आपका जो है, आप बोलोगे कि ये है आपका कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, जिसका कि अ, आपका स्टेटमेंट है डेल यू ओवर डेल डेल्टा इज इक्वल टू पी एंड डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू एम। चलो, ये हुआ आपका फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। अब कैस्टिग्लियानोस सेकेंड थ्योरम क्या है, ओके, इन्हीं डायग्राम से काम चल जाता, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, ये कैस्टिग्लियानोस सेकेंड थ्योरम। कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम आपको, इसको आप ना लिख लेना कि इसको स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी बोलते हैं। तो अगर मैं कैंटिलीवर बीम ले लूं फिर से, यहाँ मैंने लोड लगाया, यहाँ मैंने मोमेंट लगाया, लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, गलत हो बन गया ये तो, सेकंड इसको सही करते हैं। कुछ इस तरह से,
और ये हुआ आपका डिफ्लेक्शन। अब मोमेंट की वजह से भी डिफ्लेक्ट आया होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, रोटेशन। ठीक है, इस तरह से। अब कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, ये कहती है कि, यानी सेकंड थ्योरम मतलब स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये क्या बोलता है कि डिफ्लेक्शन द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स कंपोनेंट। मतलब आपने क्या किया, पी के, अगर मैं पी के रिस्पेक्ट में करूं डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंपोनेंट। तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा, तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा। सिमिलरली डेल यू ओवर, अगर मैं ये बोलूं तो यहाँ क्या आएगा, फोर्स कंपोनेंट क्या है, डेल एम, इट विल बी इक्वल टू योर थीटा। तो जो आपके पास कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट आया, वो है ये, del u over del p is equal to delta, del u over del m is equal to theta। तो ये है आपका कैस्टिग्लियानो के दो स्टेटमेंट्स, दोनों थ्योरम के लिए। तो ये आई होप आपको अभी क्लियर होंगे। अब इतना हम स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेन एनर्जी के बारे में डिटेल में आपने इसके बारे में भी साउंड में ही पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है और ये आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो। पी डेल्टा कर्व के बारे में आई होप आप लोगों ने सुना होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है, फोर्स आपका इस एक्सिस पे होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस एक्सिस पे होता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आप कभी भी बनाओगे, ठीक, तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है वो आपका कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी। तो ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये जो लीनियर कर्व आ रहा है, इसकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, तो 1/2 क्या होगा, पी, ये पी हो गया और ये डेल्टा हमने मान लिया, तो 1/2 पी इंटू डेल्टा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का, हाफ पी इंटू डेल्टा। अगर स्ट्रेन एनर्जी में लीनियर चेंज हो, वो ग्रेजुअली बढ़ रही हो, अगर किसी कंपोनेंट की स्ट्रेन एनर्जी सडन बढ़ती है, तो सडन के केस में उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी सडन का केस में उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, लाइक इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो उस केस में आपकी स्ट्रेन एनर्जी पी यू इज इक्वल टू पी डेल्टा हो जाती है, हाफ नहीं होके टोटल हो जाएगी, अगर वो इम्पैक्ट लोडिंग के केस की बात हो। यहाँ पे हम हमेशा ग्रेजुअल लोडिंग की बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट सिग्मा एप्सिलॉन बी। तो आपका स्ट्रेन एनर्जी का जो सेकेंड फॉर्मूला बनता है दैट इज 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन बी। कैसे हुआ सिग्मा एप्सिलॉन बी, तो ये आपका पी, पी के बारे में आपको पता ही है, पी क्या होता है, लोड है, ठीक। और आप सिग्मा और पी में अगर रिलेशन बताओ तो पी बाय ए आपका सिग्मा हो जाता है, ठीक। तो आप अगर सिग्मा के फॉर्म पी को सिग्मा के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। सिमिलरली आपको डेल्टा चेंज करना है, ठीक है, तो डेल ओवर एल, आप, ये तो आपका स्ट्रेन कहलाता है, क्या होता है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो आप स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो, अब यहाँ अगर मैं स्ट्रेन के फॉर्म में
डेल्टा को चेंज करूँ तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, एल इंटू एप्सिलॉन। अगर मैंने रख दिया यहाँ पे दोनों चीजें तो u इज इक्वल टू 1, मैं रखूँ तो यहाँ आपका क्या होगा, u इज इक्वल टू 1/2, p की जगह रख दिया मैंने सिग्मा इंटू ए, और डेल्टा की जगह रख दिया मैंने एल इंटू एप्सिलॉन। और ए, ये एप्सिलॉन है, थोड़ा यहाँ काम नहीं कर रहा ये पेन ठीक से, तो 1/2 ए इंटू एल वी हो गया ना। तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा एप्सिलॉन और ए इंटू एल वी, वी इज दी वॉल्यूम। तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के आता है, इसको भी आप यू को स्ट्रेन एनर्जी बोलते हो। अब यहाँ आपको क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी को हम अपने कैस्टिग्लियानो थ्योरम में डेल यू ओवर डेल पी या डेल एम कर रहे हैं, तो इसको आपने क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका सिग्मा एप्सिलॉन वी की वैल्यू आपको पता हो तो आप कर सकते हो, बट स्ट्रक्चरल एनालिसिस के केस में आपको सिग्मा एप्सिलॉन वी की वैल्यू थोड़े ना रहेगी, आपको मोमेंट होगा आपके पास, लोड होगा आपके पास, उसके टर्म्स में आपको स्ट्रेन एनर्जी की बात करनी होगी। तो हमारे पास इसके लिए भी ऑलरेडी फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और ये भी आपने सामने पढ़ा हुआ है। मैं बस वो फॉर्मूलाज आपकी रिवाइज करवा रही हूँ। वो क्या है, पहला तो आपका है फॉर्मूला, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m स्क्वायर अपॉन 2ei डी dx के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पहला आपका ये फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला आपका क्या हुआ, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2g g। Let me write it clearly. This is 2, this is g and this is g dx के रिस्पेक्ट में। ये कब होगा, ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट। एंड थर्ड केस आपका u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन शेयर फोर्स, ये आपका शेयर फोर्स का स्क्वायर अपॉन 2g एरिया फॉर शेयर फोर्स, ठीक है। शेयर एरिया आपका कहोगे इसको, ये किस केस में, ड्यू टू आपका शेयर फोर्स। एंड फोर्थ आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्सियल फोर्स, ये आपका क्यों कब के केस में होगा, जब आपके मेंबर में एक्सियल फोर्स लग रहा होगा, अपॉन 2EA dx। तो ड्यू टू एक्सियल फोर्स। ये हुए आपके चार केसेस। और आपका जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है क्या होगा वो, तो आपका जो टोटल यू होगा स्ट्रेन एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर, ठीक है। इन चारों का सम होगा। और आपको एक मेन चीज याद रखनी है कि जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है एक्सियल फोर्स और शेयर फोर्स के वजह से उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो आपका जो शेयर फोर्स होगा इसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी, और एक्सियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। किससे कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें योर दिस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ड्यू टू shear force and due to axial force we can neglect। तो how can, what can I write, I can write that usually axial force and shear force, ठीक है, you are neglected।
हम u को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वैल्यू बहुत कम आती है, ठीक है, वेरी लेस वैल्यू। और हम एक और चीज बोलेंगे कि u ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट को कैसे भी कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ड्यू टू हाई वैल्यू। ठीक है, ये हमको बेसिक जो पॉइंट्स है ये याद रखना, आप ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैस्टिग्लियानोस मेथड का। हमको कैस्टिग्लियानोस मेथड के लिए जितनी बेसिक नॉलेज की जरूरत थी वो सब हमको पता चल गई है। अब बस इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा रही हूँ और आप इजीली क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट खुद से प्रैक्टिस करने के एबल हो जाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन मान रही हूँ, कैंटिलीवर बीम है, लोड लग रहा है P। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये आपकी टोटल लेंथ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने मेरे से पूछा है कि मुझे डिफ्लेक्शन बता दो B पॉइंट पे। ठीक है, अब कैस्टिग्लियानो में आपको इसमें क्या करना है, देखो सेकंड थ्योरम ही मोस्टली काम आती है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन या फिर थीटा निकालना होता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि लोड बताओ। ठीक है, अगर लोड बताएगा तो आप कैस्टिग्लियानो मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होगा। फ्यूचर में और भी मेथड्स बताऊंगी, वो ज्यादा इजी रहेंगे। तो जब भी आपको डिफ्लेक्शन का किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, आप कैस्टिग्लियानो का सेकंड थ्योरम यूज करोगे। सेकंड थ्योरम में आपको क्या बोलते हैं, हमसे ये कहा जाता है कि हमारे पास डेल यू, क्योंकि हमको बी निकालना है तो डेल यू ओवर डेल पी कर सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये काम हम कर सकते हैं। अब इसके केस में मुझे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू लोड, किसको, स्ट्रेन एनर्जी को। तो मुझे स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कैसे पता होगी, क्यों, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मैं यू दे सकती हूँ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको एम एक्स लिख देती हूँ अभी, एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EI dx। अच्छा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करूँ, मोमेंट निकालती हूँ ना, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है मेरे को इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे। तो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, एक मैंने सेक्शन कट किया, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इस पे मैंने मोमेंट निकाला, तो इस पे मोमेंट क्या होगा, सेक्शन x पे मोमेंट क्या होगा, m आपका क्या आएगा, p इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, p इंटू एक्स आ गया। और मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेन एनर्जी में एम एक्स की जगह p इंटू एक्स रख दिया और होल स्क्वायर कर दिया और 2/e डिवाइडेड बाय 2EI कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। हाँ, और कहाँ तक, x आपका x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक जाएगा। ठीक है, मैंने लिमिट्स भी रख दी, मैंने रख दी लिमिट। अब मैं क्या करूँ, आपका p कांस्टेंट है, 2EI कांस्टेंट है, मैंने p स्क्वायर अपॉन 2EI को बाहर निकाल लिया। और क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है तो 0/L क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आगे मैंने क्या किया, मैंने आगे सॉल्व किया। तो ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2EI
और क्या किया, एल क्यूब, ये एक्स स्क्वायर था ना, तो एल क्यूब अपॉन 3 हो गया। अब मैंने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी या पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6 ई आई। इस जगह ये बोर्ड थोड़ा अटक रहा है, तो मैं ये लिख रही हूँ 6 ई आई। ठीक है, तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हाँ निकाल ली, ये थी मेरी स्ट्रेन एनर्जी। और मुझे डिफ्लेक्शन निकालना था, क्या करूंगी डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, डेल यू ओवर डेल पी कर दूंगी, इंटू डेल्टा कर दूंगी, इज इक्वल टू डेल्टा। ये हो गया, तो डेल्टा आपका क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल पी कर दो। तो पी को डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो पी को डिफरेंशिएट किया तो 2p हो गया, एल क्यूब अपॉन 6 ei डेल ओवर पी एल क्यूब अपॉन 2 से गया तो 3 ei। अब देखो ना भाई, यही तो फॉर्मूला हमने पहले शॉर्टकट में लिखवा दिया था कि याद कर लो, नहीं तो ऐसे निकालोगे। ऐसे निकालना चाहते हो, नहीं निकालना चाहते, याद कर सकते हैं ना, याद कर लेंगे। और नहीं भी याद हो रहा है तो आपने स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगाया सिंपली, और इतनी इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो ये जो है आपका एक मेथड है टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन और टू कैलकुलेट रोटेशन if there are any forces or movement on any structure। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया, किसी भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकालना हो तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरे को एक क्वेश्चन दिया, इसके ऊपर मैंने यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें क्या पूछा है, इन्होंने बोला कि डेल्टा और थीटा निकाल दो एट फ्री एंड। मैंने कहा अच्छा, डेल्टा और थीटा निकालना है फ्री एंड पे, और बोला इन्होंने कि कैस्टिग्लियानो थ्योरम से ही निकालो, सेकंड थ्योरम लगेगी। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या होती थी, डेल यू ओवर डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा होता था, एंड डेल यू ओवर डेल एम इज इक्वल टू थीटा होता था। अब देखो, इन्होंने क्या बोला, फ्री एंड पे, एट फ्री एंड, दिस इज फ्री एंड। ठीक, अब उन्होंने बोला मतलब इस पॉइंट पे निकाल दो। अब इस पॉइंट पे मैं निकाल रही हूँ, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए आपको डेल यू ओवर डेल पी चाहिए, मतलब आपको पी चाहिए। लोड तो दिया नहीं है इन्होंने, एक यूडीएल दिया हुआ है पूरे उस पे, मैं कैसे करूंगी, कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो चाहिए ना, उसी के डायरेक्शन में तो डेल्टा आएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, चलो मैंने मान लिया, नहीं दिया तुमने तो क्या हो गया, मेरे पास एजम्पशन की पावर है, मैं बोल दिया कि मैंने पी लगा दिया, पी इज इक्वल टू 0 का एक डमी लोड लगा दिया। ठीक है, उससे मैं क्या करूंगी, मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। अच्छा, ठीक है, ये तो कर लोगे। अब थीटा निकालना है, थीटा कैसे निकालूंगी, थीटा तो फ्री एंड पे मूवमेंट होता है ना, अगर मूवमेंट मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको फोर्स चाहिए, वो तो है नहीं। तो क्या हो गया, मैंने पी डमी नहीं ले लिया, मैं मूवमेंट नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हूँ। मैंने एम इज इक्वल टू 0 भी एक डमी मान लिया। ठीक, अब आगे की अपनी कहानी करते हैं, नॉर्मल चलेगी। क्या था, सिंपल, मैंने कुछ नहीं दिया मेरे को, तो मैंने डमी मान ली है, मैं तो डमी से ही करूंगी।
और फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी का पहले फॉर्मूला लगाया। स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो फिर इजीली कर दो। मैं भी डेल्टा निकाल रही हूँ, ठीक है। तो डेल्टा निकालने के लिए mx² अपॉन 2 EI किया मैंने, और क्या किया, df। ठीक है, अब अब क्या करूँ, mx की वैल्यू निकालूंगी। mx की वैल्यू कैसे निकालूंगी, वही क्रॉस सेक्शन लूंगी ना। ले लिया मैंने क्रॉस सेक्शन, कितने पे, एक्स डायरेक्शन पे, एक्स डिस्टेंस पे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया। तो मैंने क्या देखा, तो एक तो आपका आएगा p/x, ठीक है। दूसरा मैंने मोमेंट लगा हुआ है, इसको ना मान लो, चलो m बार मान लो, ठीक। तो डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा, m बार कर लिया मैंने। प्लस अब यूडीएल का एक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम ले सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, Wx² अपॉन 2। तो ये हुआ आपका फाइनल मोमेंट की वैल्यू एट क्रॉस सेक्शन एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही। इतना तो चलो कर लिया, आगे देखते हैं ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं आगे, डेल्टा क्या है, डेल यू ओवर डेल पी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डेल यू ओवर डेल पी, तो मतलब मैंने क्या किया, मेरे को इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन किसका, यू का। ठीक, यू का सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स करना है मेरे को। यस, सो व्हाट यू कैन डू, तो आपका यू क्या हो जाएगा, एम एक्स मैंने रखा, तो सिंपली मैं क्या रख सकती हूँ यहाँ पे, देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को डेल्टा निकालना है, वो क्या होगा, डेल यू ओवर डेल पी होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यू में हमको क्या रखना है, mx² रखना है। मैं क्या करूँ, मैंने इंटीग्रेशन बाहर निकाल लिया और मैं ये डिफरेंशिएशन कर देती हूँ पहले। ठीक, तो अगर मैं ये mx² का डिफरेंशिएशन करूँ, और इंटीग्रेशन हमको आखिर तो करना तो यही है ना, कि या तो इंटीग्रेशन करो और फिर डिफरेंशिएशन करो। मैं कर रही हूँ, मैं डिफरेंशिएट पहले कर रही हूँ, फिर इंटीग्रेशन बाद में करती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, mx का पहले डिफरेंशिएशन किया। तो सिंपल, यहाँ का मैंने अगर किया, डेल ओवर डेल पी है, अगर मैं इस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, 2mx लिख सकती हूँ, 2mx अपॉन 2 EI। और मुझे क्या करना पड़ेगा, mx का आपको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ डेल mx अपॉन डेल पी, हाँ लिख सकते हो, ठीक है, इंटू dx कर दो। तो ये आपका डेल्टा का फॉर्मूला बन गया एक। अब मैं क्या करी, तो डेल्टा का हमारा क्या फॉर्मूला बना बेसिकली, डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो mx अपॉन EI इंटू डेल एम एक्स अपॉन डेल पी। ठीक है, अब देखो, ये तो मेरा डेल्टा का फॉर्मूला बन गया। अब मैं यहाँ देखूं, तो mx अपॉन EI, तो और अगर मैं डेल एम एक्स अपॉन डेल पी करूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी। तो क्या होगा, यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा, प्लस जीरो, है ना। और तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये आ गया आपका इक्वल टू एक्स। और एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या आपका पी एग्जिस्ट करता है, नहीं।
क्या आपका m एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या सिर्फ यही तो एग्जिस्ट करता है? तो रियलिटी में यही तो होगा, wx² 2। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई। अब क्या करो, मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको यहाँ रख रही हूँ डेल्टा के टर्म में। डेल्टा क्या हुआ, इंटीग्रेशन किया 0 to L, mx की जगह मैंने क्या रखा, wx² 2 रखा, ei। डेल एम एक्स अपॉन डेल पी की जगह क्या रखा मैंने, x रख दिया, dx कर दिया। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 0 to L और w x³ हो गया अपॉन 2ei dx कर सकती हूँ। मैं यहाँ डेल्टा लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने किया सिंपली w/2ei इंटीग्रेशन 0 to L x³ dx। तो डेल इज इक्वल टू WL⁴ अपॉन 2ei इंटू 4। तो आपका डेल्टा क्या आया, WL⁴ अपॉन 8ei। तो या तो इतना चक्कर करके आप डेल की वैल्यू निकाल लो, कोई टफ नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इजी। या तो आप रिमेम्बर कर लो, मैंने आपको पहले लिखवा रखा है 8ei, WL⁴ अपॉन 8ei। अगर बाई चांस आप भूल जाओ तो आप इस मेथड से उसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने कर लिया, डेल्टा निकाल लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं थीटा निकालूं। तो थीटा क्या होगा आपका, थीटा होगा डेल यू ओवर डेल एम हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप क्या करो, एम एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एम। तो ये लिख सकते हो 2ei इंटू डेल एम अपॉन एम बार, कर सकते हो ना। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं, इंटू dx कर सकते हो। हाँ ठीक है, अब क्या है आपका, ये mx का फॉर्मूला है, ये dmx का फॉर्मूला है। अगर मैं mx की वैल्यू यहाँ पे फिर से निकालना चाहूँ तो हमारे पास mx तो सेम वही है, wx² 2। और अगर मैं डेल एम एक्स अपॉन डेल एम बार निकालूं तो ये कितना है, एम बार का ही तो डिफरेंशिएशन होगा, बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, तो 0 प्लस एम बार कितना होगा 1, है ना, प्लस तो 0। तो मेरा ये निकल के आ गया 1। ठीक है, मैंने डेल्टा में थीटा की वैल्यू में मैंने क्या किया, यहाँ कर देती हूँ मैं आगे का। मैंने क्या किया, मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, 0 to L किया, WX² 2ei, मैंने वैल्यूज रख दिया सब चीजों की, इंटू डेल एम कितना है 1 dx। ये क्या हुआ, मेरा W/2ei बाहर आ गया, और मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन किया 0 to L x² dx का। तो मैं क्या देखती हूँ, तो ये आया WL³ अपॉन 6ei। बन गया ना आपका थीटा का वही फॉर्मूला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन केस ऑफ कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। तो आपको आई होप कैस्टिग्लियानोस थ्योरम क्लियर हो। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटीज लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।